जय हिंद साथियों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए अगला सेट। और यह जो सेट है, यह सेट लिया गया है आरआरबी एनटीपीसी का। आरआरबी किसका लिया गया है? एनटीपीसी का लिया गया है। यूजी अंडर ग्रेजुएट लेवल आप बोल सकते हैं। किस तिथि का है तो देख लीजिए, सीवीटी 1 है 7/8/2025 का। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके सभी सवालों को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और फिर उसको आप लोग क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करें। देख, सेट कराने का मेन उद्देश्य क्या है कि आज इसमें 25 सवाल या 30 सवाल होंगे, तो 30 चैप्टर से सवाल होंगे। इससे फायदा क्या होता है कि आपका 30 चैप्टर कुछ ना कुछ रिवीजन हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस पर। और आज का पहला सवाल इस प्रकार से है, देखिएगा। यह एक प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। किसका सवाल है? लाभ और हानि का। पहले वीडियो रोकिए, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो रोक के और सवाल को कर लिए हों। देखिएगा, किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 6 रबर बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने रबर बैंड बेचने होंगे? ये सवाल, ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है। देखिएगा, रुपया को नीचे लिखते हैं, 1 रुपया है तो 1 नीचे लिखेंगे। 6 रबर कितना बेच रहा है? 6। तो क्या हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर 40% की हानि। और आप प्रॉफिट लॉस में पढ़ते होंगे, 40% हानि का मतलब होता है कि वह 60% होता है, हाँ या ना। बराबर लगा देंगे और देखेंगे 20% लाभ अर्जित करना है। 20% लाभ अर्जित करना है और 20% लाभ का मतलब होता है 100 का सामान 120% में बिक रहा है, हाँ या ना। 1 रुपए में कितने बेचने होंगे? तो रुपया हमेशा ऐसे सवाल में नीचे रखा जाता है और कितने बेचने हैं तो उसके जगह एक्स ले लीजिए, बस यही x का मान निकल जाएगा और सवाल का उत्तर हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा। अब देखिएगा, यहां से 6 अगुना में 6 कितना आएगा? 36। और इधर 12 है तो 12 से 12 तिया 36। कितने x माने थे? x का मान कितना आएगा? 3। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप इस बातों को बहुत ढंग से समझ गए होंगे। आ जाते हम अगले सवाल। दूसरा सवाल देखिएगा, यह एक नंबर सिस्टम से रिलेटेड सवाल है और बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। 303 और 311 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या, इन दोनों संख्याओं सहित, मतलब 303 को भी कंसीडर करिए और 311 को भी विचार में रखिए, दोनों सहित ज्ञात कीजिए कितना है। तो 303 से लेके अब 311 तक दीजिए। 303, 304, 305, 306, 307, 308, एक बार लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। 309, 310 और 311। आप इसको जब देखेंगे तो आप देखते कहेंगे कि सर पहले 4 हटा दो, 6 हटा दो, 8 हटा दो और 10 हटा दो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी संख्या 2 से कट रहा है और अगर कोई संख्या सम संख्या है तो वह अभाज्य नहीं हो सकता है। 2 को छोड़कर, पूरा बात सुनेंगे, 2 को छोड़कर जितने भी संख्या अभाज्य है वो सब के सब विषम है। चलिए, तो यहां से 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 9, 8 हट जाएगा और 10 हट गया। क्लियर है बात? 305 भी हटा दो। क्यों? क्योंकि 305 जो है 5 से कटता है, कहानी खत्म। अब आ जाओ, 303 भी हटा दो। तो क्यों सर? 303 जो है 3 से कटता है। उसके बाद 309 भी हटा दो। क्यों सर? क्योंकि 309 भी 3 से कटता है। क्लियर है? तो बचे कितने? 307 और 311। यही सवाल के उत्तर हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इस सवाल के बी उत्तर होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? अब जानिएगा, अगर आप थोड़ा सा भी नंबर सिस्टम का ज्ञान हो तो आप एक बात पढ़े होंगे कि कोई संख्या 24 से कब कटती है। तो जवाब होना चाहिए कि सर संख्या 8 से कटेगा और 3 से कटेगा। क्लियर है? 8 का नियम क्या होता है? तो 8 का नियम होता है गुरुदेव अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक और अंतिम 3 अंक। लेकिन अगर उसमें तीसरा अंक, हम समझाते हैं कि तीसरा अंक अगर विषम हो जाए
तीसरा अंक विषम, तीसरा अंक 9 विषम है, तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ते हैं, तो 0 4 में 4 जोड़ेंगे तो 0 8, 8 8 से कटेगा। यह संख्या 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। इसको देखते हैं, तीसरा अंक क्या है, विषम है, तीसरा अंक क्या है, विषम है, तो 78 में 4 जोड़िएगा, 78 में 4 जोड़िएगा तो 82 आएगा। क्या ये कटेगा 8 से? नहीं सर, ये 8 से नहीं कटा। ये तीसरा अंक विषम है, इसमें 2 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 94, 90 और 4 कितना आएगा, 94, 94 8 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं हुआ। यहां कितना है, 9 है, तो 87 में 4 जोड़ेंगे तो 91, नहीं हुआ। तो आपका जवाब कौन सा होगा, ए सवाल के उत्तर होंगे। अब यह संख्या 3 से भी कटेगा, आप देख लीजिए, 6 8 3 0 9 0 4। इसका नियम क्या होता है कि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। देखिएगा ना, 6 कट जाएगा 3 से, 3 कट जाएगा, 8 है 4 12 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 0 0 तो कटेगा ही। मतलब ये संख्या 3 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, तो आप निश्चित तौर पर किससे काटेंगे, 24 से कटेंगे, और ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए इस सवाल का उत्तर हो जाए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आते हम अगला सवाल देखिएगा। राम एक दुकान पर गया और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य जो है 36 रुपया। पंखे का अंकित मूल्य कितना है, 36 रुपया। यदि फुटकर विक्रेता ने 2800 में पंखा खरीदा तो व्यापार छूट बताइए। देखिए अंकित मूल्य कितना है, एमपी जो है वह है 3600, अरे हाँ है ना, और खरीदा कितना में, मतलब दुकानदार बेचा कितना में, 2800 में। कुछ लोग इसको ऐसे करने चले जाएंगे, देखिएगा कि डिस्काउंट, छूट बराबर होता है, छूट प्रतिशत बराबर होता है, छूट ज्ञात करिए। ऑप्शन जो है प्रतिशत में, तो छूट प्रतिशत बराबर क्या आएगा, छूट बटे में एमपी अंकित मूल्य इंटू में 100% करेंगे। भाई यही काम हम भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझदारी के साथ। क्या समझदारी दिखाएंगे, जरा आप ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, यहां बात रेशियो लगा लेंगे और 0 से 0 काट लेंगे। 4 से काटेंगे 4 9 36 और 4 से काटेंगे 4 7 28। अब हम कहेंगे कि 9 का सामान 7 में बेचा तो 2 का छूट है, कितने पर, 9 पर। 2 का छूट है कितने पर, 9 पर, तो 100 पर कितना आएगा, 100 से गुना होगा और परसेंटेज का साइन लगेगा, यही छूट प्रतिशत होगा। और इसको जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 22.22% आएंगे। क्यों होता है ऐसा, इस चीज को समझिएगा, क्योंकि 1/9 गुना में 100%, 1/9 गुना में 100% बराबर होता है 11.11% होता है, अरे है ना। तो यहां से 2/9 है, तो आंसर कितना होगा, 22.22%। क्लियर है। आ जाइए अगला सवाल पर, देखिएगा यह एक नल और टंकी का सवाल है, पाइप और नल और टंकी का सवाल है, देखेंगे समझेंगे। हम कहेंगे कि पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है, पाइप सी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाए तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बेहद आसान से सवाल, आइए समझते हैं। ए को कितना घंटा लग रहा है, 16 घंटा लग रहा है, बी को कितना घंटा लग रहा है, 25 घंटा लग रहा है, और सी को कितना घंटा लग रहा है, सी को लग रहा है 12 घंटा, हाँ या ना। एलसीएम ले लीजिए, 16 25 और 12 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, 400। 400 नहीं होगा, 400 नहीं होगा। जानते हैं हम एलसीएम कुछ भी ले लेंगे, आंसर पर कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ना। 16 और 25 को गुना करेंगे कितना आएगा, 4 दिया 1200 होगा एलसीएम, कितना होगा 1200। बस अब बताइएगा कि अगर हम यहां से भाग लगाए तो 16 400 होगा क्या, 400 नहीं, 4 दिया 1200 सही है। तो यहां से भाग लगाएंगे तो 16 कितना 100, 1200 में 16 से भाग लगा दीजिए मेरे भाई, 1200 में क्या करिए 16 से भाग लगाइएगा। तो 1200 में अगर हम 16 से भाग लगाएंगे कितनी बार कटेगा, 4 से कटेगा, 4 बार में 4 से कटेगा 300, और 300/4 75 आएगा। ए का क्षमता कितना आ गया 75। 1200 में 25 से भाग लगाएंगे, तो 25 से भाग लगाएंगे तो 12 चौका 48, 48 आ जाएगा, अरे है ना। और 12 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 100। बस कहानी खत्म है। अब बताइए, हम यहां से एक बात आपसे पूछ रहे हैं, तीनों मिलकर चलेगा, क्या करेगा, तीनों मिलकर चलेगा, मतलब ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और सी भी चल रहा है। पूरा टंकी है कितने का, 1200 का, पूरा टंकी है कितने का, 1200 का। ए कितना भरेगा 75, बी कितना भरेगा 48, और सी कितना भरेगा 100। बस कहानी खत्म।
देखिए जोड़िए ना, 0, 8 और 5 13, मतलब यहां से आएगा 1200, 1200 बटे में ये जोड़ेंगे ना तो मेरे ख्याल से 223 ही आएगा, 223 ही आएगा। चलिए अब कुछ लोग यहां से भागा काटा पीटी मचाने लगे, कुछ नहीं करना भाई, ऑप्शन देखना, यहां देखना 3 है, 3 तिया 9, 9 9 3 तिया 9, 9 प्लस 5 आएगा, इकाई अंक कितना आएगा, 9 5 14 आएगा, 4 आएगा, ये आंसर नहीं होना है। देखिएगा यहां से 3 बचे 15, 15 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 5 20 हो सकता है। 9 तिया 27, 7 और 5 12 नहीं होगा, 3 एकम 3 और 5 8 नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ऑफ नंबर ए सवाल के उत्तर। कैसे समझे सर, थोड़ा सा बात डिटेल में समझो, गहराई को समझो। देखो आप इससे इसका गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो यहां गुना करेंगे तो 3 और 5, 3 5 15, इकाई अंक कितना आएगा 5, और उसमें 5 जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितना आएगा 10, इकाई अंक 0 आया। हमको इकाई अंक यहाँ क्या चाहिए था, 0 चाहिए था, इसलिए आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर। आ जाते हैं अगले सवाल। यह एक मेंसुरेशन का सवाल है, ध्यान से समझेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना दिया हुआ, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करें। आइए समझते हैं। अगर कोई बेलन है जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है और दोनों कह रहा है कि भाई बराबर है, तो त्रिज्या और ऊंचाई को हम k मान लेते हैं। त्रिज्या और ऊंचाई को क्या मान लिए, k। तो आयतन कितना होगा, आप कहेंगे आयतन बेलन का होता है पाई r स्क्वायर इंटू में h होता है, और ये दिया हुआ कितना है 8 6 2 4 सेंटीमीटर क्यूब। अरे हाँ या ना, पाई के जगह 22/7 रख दीजिए, आर स्क्वायर, आर के जगह क्या रखेंगे के, तो के स्क्वायर, और एच के जगह भी क्या रखेंगे के, तो यहां से कितना आएगा 8624 आएगा। हाँ या ना। चश्मा उतार देते हैं, दिक्कतें हो रही है क्योंकि एसी चल रहा है और ये डायरेक्ट मेरे सर पे आ रहा है और हमको धुंधला दिख रहा है, ये ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है। क्लियर है, सामने हमें उतना अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन हमको यहां दिख रहा है। आ जाओ मेरे प्यारे, 22 से काटो, 22 से काटेंगे, 22 से काटेंगे, 22 तिया 66 या 6 4 10, 11 से काट लो, छोटा हो थोड़ा सा, 11 से काट लो, 11 दूना 22, 11 दूना 22 होगा, एक सेकेंड, 11 से काट लेते हैं, 11 दूना कितना आएगा 22, 11 से काटेंगे, 11 सते 77, 11 सते 77, 9 बचेगा, 11 अठे 88, 4 बचेगा, 11 चौका 44, फिर 2 से काटिए, 2 से 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 नमा 18, 2 दूना 4, यहां से के क्यू का जो वैल्यू आएगा, के क्यू का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 392 गुना में 7 आ जाएगा। है या ना, देखिएगा ना, तो ये कितना आएगा, अगर हम इसको 7 से भाग लगाते हैं तो 7 पचे 35। हाँ देखिए के क्यू का जो मान आएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35, 4 आएगा 7 छका 42, गुना में 7 गुना में 7 है। इस 56 को आप क्या लिखिएगा, इस 56 को लिखिएगा 8 गुना में 7, 8 गुना में 7 बस। अब बताइए के का जो मान आएगा, के का मान कितना आएगा, के क्यूब है तो के का मान आएगा 2 गुना में 7, 2 सते 14, के का मान आ गया 14। अरे 8 का क्यूब रूट निकालेंगे 2 आएगा, 7 गुना में 7 गुना में 7 है, तो 7 गुना में 7 गुना में 7 का क्यूब रूट कितना आएगा 7, तो 7 गुना कितना आएगा 14। बेलन का ऊंचाई ज्ञात करें, बेलन का ऊंचाई क्या था के का मान कितना आएगा 14। इस सवाल का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का उत्तर होगा। आ जाओ अगला सवाल देखना। ईशान और मेघना को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान 77 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल 77 किलोमीटर से गाड़ी चला रहा है, जबकि मेघना 33 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चला रही है। यदि ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं तो मेघना को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगता है। इस सवाल के हम 2 तरीके बताते, पहले समझना, पहले बेसिक समझना, उसके बाद हम रेशियो से समझा देंगे। बहुत मजा ना आ जाए तो फिर बेकार है ऐसे सवालों करना। देखिएगा सबसे पहले यहां से देखिए, दिल्ली से कानपुर जाना है तो दोनों दूरी निश्चित होगा। अरे है ना, हम कहेंगे ईशान का स्पीड कितना है, हम डायरेक्ट पहले समझा रहे हैं 77 किलोमीटर प्रति घंटा, और मेघना का चाल कितना है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। हम पूछेंगे स्पीड का रेशियो बता दो, तो आपका जवाब होगा 11 सते 77 और 11 तिया 33, मतलब 7:3 होगा।
जब दूरी निश्चित होता है, क्या बोले, जब दूरी निश्चित होता है तो चाल जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या समय चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बताओ स्पीड जो है, चाल जो है 7 और 3 है, तो टाइम कितना आएगा, 3 और 7 होगा, 3 और कितना होगा 7। मतलब है कि ईशान को 3 यूनिट समय लगेगा और मेघना को 7 यूनिट समय लगेगा। देखिएगा, ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, मतलब 3 का जो मान है मेरे प्यारे 12 घंटा है, तो 7 का मान पूछ रहा है। 3 का मान 12 घंटा है, 3 का मान 12 घंटा है, तो 1 का मान 4 घंटा होगा, तो 7 का मान 7 चौका 28 घंटा। इस सवाल के उत्तर होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए इस सवाल के सही उत्तर होंगे। उम्मीद है कि आप बात समझे होंगे। अगर ऐसे नहीं समझे मेरे भाई, तो हम तो आपको क्या समझा रहे हैं, हम तो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। हम आपको क्या समझा रहे, कॉन्सेप्ट देखना, समझना। अगर ऐसे नहीं समझे कोई बात नहीं मेरे बंधु, समझो। अगर एक बार आप इस बेसिक को समझ गए ना, एक बार इस बेसिक को समझ गए, तो फिर कहानी बहुत आसान हो जाएगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आगे का जब सेट आएगा ना तो मैं जल्दी जल्दी निकल पाऊंगा। देखिए, पहले डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस दूरी निकाल लो दिल्ली से कानपुर का। देखना, ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, तो दूरी कितना, ईशान का चाल कितना 77 किलोमीटर प्रति, 77 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना समय लगा, 12 घंटा। अरे है ना, तो डिस्टेंस यही आएगा। अब बोला मेघना को समय कितना लगे, समय बराबर क्या आता है, तो दूरी बटे में चाल आता है, दूरी बटे में चाल। दूरी कितना है, तो 77 गुना में 12, अब बटे में चाल कितना आया है, मेघना का चाल कितना है 33। बस खत्म हो, 11 तिया 33, 11 चौका 44, यहाँ 3 से कटेगा, 3 चौका 12, तो 4 चौका कितना आ जाएगा, 11 सते 77 होगा मेरे भाई। ये 11 सते कितना आएगा, 77 होगा। 11 सते 77 है, 11 तिया 30, 11 सते 77 होगा। और यहाँ 3 से कटेगा, यहाँ 3 से कटेगा, 3 चौका 12, तो 7 चौका कितना आएगा, 28 घंटा। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही होंगे। बस रेशियो से क्या होगा, सवाल जल्दी बनेगा। आ जाते हैं हम अगला सवाल, देखिएगा। 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केबिन से 4 घंटे अधिक लगते हैं। दूरी है 182 किलोमीटर, सलज को केबिन से 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि सलज अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो उसे केबिन से 9 घंटे कम लगते हैं। सलज की चाल ज्ञात। अगर इस सवाल को अगर बेसिक से करने चले गए तो बहुत मुश्किल होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है मेरे प्यारे। ये जो सवाल है रेलवे का, पता नहीं सवाल से क्या लेना देना है रेलवे को, क्योंकि बहुत बार पूछता है। समझिएगा, दूरी कितना है, 182 किलोमीटर की दूरी सलज को, समझिएगा, सलज को केबिन से 4 घंटे अधिक, मतलब अगर इसको x घंटा लगा तो इसको x प्लस में 4 घंटा लगेगा। हाँ या ना, है ना। अब कह रहे यदि सलज अपनी चाल दोगुनी कर देता है, सलज अपनी चाल क्या करता है, दोगुनी कर देता है। मतलब सलज का पहले चाल अगर 1 था तो अब 2 कर दे रहा है, तो केबिन से 9 घंटे कम लगते हैं। मतलब उसी दूरी को, दूरी जब निश्चित होगा तो टाइम जो है सलज को पहले 2 लगता था, अब कितना लगेगा 1। अब केबिन से 9 घंटे कम लगते हैं, मतलब अब जो है सलज को कितना लग रहा है, x से 9 घंटा कम लग रहा है ना। जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनना, समय यहां कितना कम लग रहा है 1, और यहां x प्लस 4 था और x माइनस 9 हो गया, मतलब अंतर कितने का है, तो 13 घंटा। एक का वैल्यू कितना आएगा, 13 घंटा। तो पहले उसको लग रहा था 13 दूना 26 घंटा, अब उसको लगेगा कितना, 13 घंटा। आपसे क्या पूछ रहा है, सलज की चाल ज्ञात करिए। भाई मेरे, सलज को पहले कितना लग रहा था 26 घंटा, अब कितना घंटा लग रहा है, 13 घंटा। तो सलज की चाल ज्ञात करिए, चाल पूछ रहा है। अब दूरी बताओ, दूरी कितना है 182, और सलज की चाल पहले था कितना 26। 26 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 26 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 6 कटेगा क्या, 7 बार में, 7 बार में कट जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। कहानी खत्म। बात समझ गए, बहुत ही मजेदार सवाल था। अगले सवाल पर हम आते हैं, देखिएगा। 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन केजी में कितना होगा यदि जिसका वजन 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 73 केजी और 30 केजी। कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, देखना, औसत बराबर जो होता है कुल योग मतलब सबको जोड़ दीजिए मेरे भाई, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 प्लस में 49 प्लस में 56 प्लस में 73 और प्लस में 38। अब बटे में कितने आदमी है, 5 सदस्य है, तो 5 से भाग लगा दे। हाँ या ना।
यहां हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते क्योंकि देखिए सब जगह दो 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 आया, इसलिए नहीं लगा सकते। सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लो मेरे भाई। 8 3 11, 11 6, 17 17 9, 26 का 6, 17 9 26 का 6, हाथ में आएगा 2, 3 2 5, 5 7 12, 5 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 बटे में 5 आए। जब हम काटा पीटी मचाएंगे, काटा पीटी मचाएंगे, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 25, 5 एकम 5, 51.2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए इस सवाल का उत्तर हो। क्लियर है? आसान सा सवाल था, चलो निकल देते। आ जाते हम अगले सवाल। 4,000 रुपया की धनराशि 7.5% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज रुपया में ज्ञात करी। भाई इससे भी कोई आसान सवाल हो सकता है। आप अगर कुछ नहीं जानते हैं तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए, मूलधन गुना में समय गुना में दर बटे में 100। अरे है ना, जरा ध्यान से समझना। अगर हम बात करें मूलधन का तो कितना है? 4,000 रुपये। मूलधन का बात करेंगे कितना है? 4,000। समय निकालना है, देखो कितना है? 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक है। तो 7 फरवरी से 2024 कैसा साल है? तो कहोगे लीप ईयर साल। तो 7 फरवरी से 29 फरवरी कितना दिन होगा? 22 दिन। अरे होगा। मार्च जो होगा वो कितने का होता है? 31 का होता है। और अप्रैल में 8 दिन, तो कितना दिन हो जाएगा? जब जोड़ेंगे तो ये 61 दिन होगा। कितना दिन होगा? 61 दिन होगा, है ना। तो 61 दिन का ब्याज निकालो, 61 बटे में होगा 365। दर कितना है? 7.5%, मतलब 15 बटे में 2, इंटू में 100। बस कैलकुलेट कर लेंगे, सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? काटिए, 2 से कटेगा ये 31 बार में, 31 से कटेगा क्या ये? चलिए काटा पीटी मचा लेंगे और आंसर आ जाएगा। ये आंसर बहुत आसान से सवाल है, बना लेंगे। अगला सवाल आइए देखिएगा। संख्या 2.7 और 0.096 का लघुत्तम एलसीएम निकालना। 2.7 का मतलब होगा 27 बटे में 10, और यहां 96 बटे में कितना आएगा? 1000, है ना। चलो अब इसका एलसीएम निकालना है। आप एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं? क्या? चलो एलसीएम निकाल लो भाई, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। यहां 1000 है ना, यहां भी 1000, तो यहां भी 0। अब यहां से आप क्या करिए, यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप 270 और 96 का क्या करिए, 270 और 96 का, 270 और 96 का निकाल दीजिए। आंसर सही है क्या? हमें डाउट हो रहा है इसके ऑप्शन में, कुछ लोचा लग रहा है। 27 नंबर 216। आप लोगों को क्या लग रहा है? हमके ऑप्शन में ना कुछ लोचा लग रहा है। देखिएगा एलसीएम जो होता है, हम क्या कह रहे हैं, एलसीएम जो होता है वो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ा संख्या के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। 2.7 है तो 2.16 तो होगा नहीं, ये नहीं होगा आंसर। या तो 216 होगा या क्या होगा? 21.6 होगा। अरे है ना। तो देखिएगा तो 21.6 जो है क्या 2.7 से कटेगा? इससे ये कट जाएगा। 27 से 8 बार में, हाँ ये कट रहा है। क्या ये 21.6 जो है 0.096 से कटेगा? तो आप बोलिए ऊपर में 216 बटे में 10 होगा और नीचे में होगा 96 बटे में 1000, 96 बटे में 1000 है ना। 0 0 कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24 चौका 96, और 4 से काटेंगे तो 25, 24 नमा 216, हाँ 25 नमा 200, 25 कट रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए इस सवाल का उत्तर। हम क्या कहें, एलसीएम जो होता है वो दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता है। तो देखिए 2.16 कभी भी एलसीएम होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2.7 भी है। 0.26 होगा नहीं। तो अब इन दोनों में से कोई एक बचा। देखिए इसको भाग लगाए 2.7 से तो कट रहा था, इससे भी भाग लगाए तो कट रहा है। एलसीएम इन दोनों में से सबसे छोटा होगा। ऑप्शन में सबसे क्या आएगा? छोटा। जो ये भी आंसर हो सकता है लेकिन ये एलसीएम नहीं होगा। 216 जो है इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, लेकिन लीस्ट कॉमन मतलब छोटा निकालना। तो आंसर कौन होगा आपका? आंसर कौन होगा? ए इस सवाल के सही उत्तर होंगे। कौन सा होगा? ए इस सवाल के उत्तर। आ जाते हैं अगला। देखिएगा
यहां से ये सवाल है, z का मान निकालना है। देखिएगा x का मान ये है, x का मान ये दिया है, y का मान ये दिया है, ठीक है, और आपसे x टू द पावर z, देखिए x टू द पावर z का मतलब अब y टू द पावर 6 दिया है, पूछ रहा है z का मान निकालो। x के जगह रखो 149 के पावर में 0.59, अरे होगा, यहाँ पावर में z है तो ये z गुना हो जाएगा बराबर में y के पावर 6, तो y के पावर 6 का क्या मतलब 149 के पावर में 0.94 और 94 होगा, ये पावर में 6 था, 6 से गुना हो जाए। अब आप मुझे इतना सा बात बता दीजिए, यहां भी बेस में कितना है 149, बेस में 149, जो दोनों बराबर है तो पावर क्या होगा, बराबर होगा। मतलब सवाल खत्म हो गया कि 0.59 z बराबर आएगा 0.94 इंटू में 6, बस कैलकुलेट कर लेंगे, z बराबर आएगा 0.94 इंटू में 6 बटे में 0.59, बस कहानी खत्म हो जाएगा। देखिएगा अब हम कहेंगे कि यहां भी 2 अंक के बाद दशमलव और यहां भी 2 अंक के बाद दशमलव हटा दीजिए, तो 94 गुना में 6 बटे में 59, बस काटा पीटी मचा लेंगे, सवाल के उत्तर हो जाएंगे। देखिएगा ना, 6 चौका 24 कटेगा क्या, गुना कर लो, 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, 9 छक्का 54, 54 और 2, 54 और 2 56 बटे में 59। समझिएगा जरा बात को, हम देखते ये दोनों आंसर काट सकते, हम देखते ये दोनों आंसर काट सकते हैं, क्योंकि ये 10 गुना रहता तो 590 होता, कितना होता 590, लेकिन 590 से छोटा मतलब 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। अब कौन होगा ये तो देखना पड़ेगा, कौन होगा तो देखना पड़ेगा। देख रहे हैं कितना क्लोज आंसर, भाग लगा दो, 564 में भाग लगाओ किससे 59 से, 59 से लगाओ, कितना बार में लगेगा 9 बार में, 9 9 81 का 1 हाथ में 8 आएगा, 9 पचे 45 और 8 53, 45 और 8 53 आएगा, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 3 गया 3, यहां से दशमलव देंगे तो यहां से कितना आएगा 0, कितना बार लगेगा 5 बार लगा दे, 25 25, हाँ 9.5 समथिंग आएगा, 9.5 समथिंग आएगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा मेरे भाई, बी आंसर नहीं हो। आते हम अगला सवाल, देखिएगा यह जो सवाल है 13 नंबर सवाल जो है, यह सवाल है आपका किसका, पार्टनरशिप का लग रहा है। XYZ ने क्रमशः 86, 60 और 24 के अनुपात में धनराशि निवेश की, यदि वर्ष के अंत में कुल इतना का लाभ अर्जित हुआ तो YZ का हिस्से का अंत। भाई समझिएगा, अगर समय समान होता है, समय समान होता है तो जो निवेश का अनुपात होता है वही की उसका लाभ का अनुपात होता है। क्या बोले, when time is constant, समय निश्चित होगा तो जो निवेश का अनुपात होगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है कितना 86 रेशियो 60 रेशियो 24, कटेगा क्या, आप कहेंगे जी सर 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा ये कितनी बार में 43, 2 से कटेगा कितनी बार में 30 और 2 से कटेगा कितनी बार में 12, है ना। प्रॉफिट का भी रेशियो, लाभ का भी रेशियो यही होगा 43 रेशियो 30 रेशियो 12, है ना। उन्हें कुल लाभ इतना है 4590, कुल लाभ 4590 है, और यहां से देखिए 43 और 30 73, 73 और 12, 73 और 12 कितना आएगा 85, यहां से कुल लाभ 85 हो गया। बोला है y और z के हिस्से का अंतर, तो यह था x, ये था y और ये था z, तो y और z के हिस्से का अंतर कितने का आएगा 18, 18 से गुना कर दीजिए, कहानी खत्म, बस काटा पीटी मचाएंगे, आंसर आएगा, आएगा 17 से काटिए ना, 17 दूना 17 पचे 85, 17 से काटेंगे 17 दूना 34, 11, 17 सते 119, 0, 5 से काटेंगे 5 25, 2 5 चौका 20, 18 चौका 72, ये देखिए 4 और 8, 8 चौका 32, इकाई अंक 2 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए ना, ये 5 है यहाँ 4 है यहाँ नहीं, तो आंसर कौन सा होगा मात्र ए, गुना कर सकते हैं। यहां से आएगा 54 गुना में 18, 54 गुना में 18, 18 चौका कितना आएगा 72 का 2 हाथ में 7,
18 5 90 और 7 97, आंसर कितना आएगा 972। लेकिन आप गुना नहीं करेंगे, बात समझ रहे। आते हैं हम अगला सवाल पर, देखिएगा। अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते, यह भी जो सवाल है यह भी आपका पार्टनरशिप का सवाल। अनुभव 2 महीने के लिए, अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 अधिक निवेश करता है। चलिए, 2 आदमी है, एक अनुभव है और एक गौरव है, ठीक है। अनुभव जो है 2 महीने के लिए, अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 अधिक, मतलब ये x किया तो ये कितना करेगा, x प्लस में 55,000, x प्लस में कितना निवेश करेगा, 55,000 करे। आगे बढ़ते हैं। और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। गौरव कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए निवेश करता है। 7155 रुपया के कुल लाभ में अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1431 रुपया अधिक है। अनुभव द्वारा निवेश की गई पूंजी ज्ञात करिए। बहुत लॉजिकल और मजेदार सवाल है, देखिएगा। हम यहां से चाहे तो एक लाइन में इस सवाल को निपटा सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझना। कुल लाभ कितना है, 7155 कुल लाभ है, जिसमें से क्या कह रहा है कि अनुभव का हिस्सा जो है वह गौरव से 1431 रुपया अधिक है। तो इसमें से 1431 रुपया अधिक है, 1431 रुपया अधिक है, या आप ऐसे कर सकते हैं, चलो आ जाओ, 1431 रुपया अधिक, 1431 इसमें से घटाओ तो 5 में से 1 गया 4, 5 में से गया 4, 5 में से 3 गया 2, और यहां से 11, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया। रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा जगह बना लेते। यहां से 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2, यहाँ 11 में से 4 जाएगा 7, 11 में से 4 जाएगा 7, ये 6, 6 में 5724 रुपया बचा। ठीक है, क्या कर रहा था, ध्यान से सुनना। अनुभव का हिस्सा गौरव से इतना अधिक है, गौरव से अधिक है, तो इसको 2 भाग में बांटो, 2 से भाग लगा दो। 28 दूना 56, 1, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2862 और 2862 दे दो, 2862। अरे हाँ है ना। और इस हिस्से से 1431 रुपया अधिक है, किसका, गौरव के हिस्से से, गौरव, तो 1431 इसको दे दो, कहानी खत्म। यहां से आएगा 3, यहां से आएगा 9, यहां से आएगा 8 4 12, और यहां से आएगा कितना 3, 3 और 1 4, 3 और 1 4, और इसका हिस्सा आएगा 2862। अगर हम रेशियो लगा रहे, ध्यान से थोड़ा सा देखना समझना, अच्छा सवाल है। 14 तिया 42 और 31 तिया 93, 31 तिया 3, 14 तिया 42, 1431, मतलब हो जाएगा कि 31 33 बार में, नहीं समझे। अगर हम 1431 से काटते हैं तो 1431 तिया, 1431 तिया, 1431 तिया और 1428, मतलब लाभ का जो अनुपात आएगा, समझिएगा, प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा, प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वह कितना आएगा, 3:2 आएगा। और ये समय का रेशियो कितना है, 2:5 है। ये चीज निकल गया। थोड़ा सा वक्त लग रहा है लेकिन बहुत मजेदार सवाल है मेरे भाई। आ जाओ अब समझना कहानी, अब कहानी थोड़ा सा समझना। बताओ, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम जो होता है वह प्रॉफिट होता है। अगर हमको इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट बटे में टाइम, इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट मतलब 3/2, रेशियो कितना आएगा 2/5, तो ये आएगा 3 5 15 और 2 दूना 4, है ना। यहां से कितना अधिक है 11, और सवाल में बोला है कितना अधिक है 55,000, तो 11 का वैल्यू कितना आएगा 55,000 आएगा। 1 का वैल्यू कितना आएगा 5,000, 1 का वैल्यू 5,000, तो अनुभव द्वारा निवेश से अनुभव कितना था 15, तो 15 का वैल्यू कितना आएगा 75,000 रुपया। इस सवाल के उत्तर आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। उम्मीद करते हैं कि जिनको समझ में नहीं आया होगा वह दोबारा इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा मेरे भाई। मजेदार सवाल था, अच्छा सॉल्यूशन हमने बताया। देखिएगा, आप लोग ना एकदम लॉलीपॉप सवाल खोजते हैं, सवाल देखिए एक लाइन में खत्म, ऐसा ऐसा वाला सवाल चाहते हैं। भाई ये सब सवाल हमने नहीं क्रिएट किया या हमारे सीट का नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर है। 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब जितना भी उम्मीदवार है उसमें से 80% ने वोट दिया, तो हम मान लेते हैं x, और 80% का मतलब होता है 4/5, ठीक है दिया। और 5% अवैध पाए गए, मतलब जितना वोट दिया उसमें से 5% ही क्या है 5% अवैध है, तो वैध कितना होगा 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब 20 में से 1 जो है अवैध है, तो वैध कितना होगा 19/20 वैध होगा।
अरे है ना, विजयी उम्मीदवार को वैध का 75% मिला, विजयी उम्मीदवार को, जीतने वाले को वैध का 75, तो ये पूरा था वैध। ये टोटल क्या था, ये जो टोटल था, ये जो टोटल है ये क्या है, ये जो टोटल है ये पूरा क्या है, वैध है। ये टोटल है क्या है, वैध है। इसका 75% मिला है, 75% मिला है जीतने वाले को, तो हम बोले कि हारने वाला को कितना मिलेगा, 25%। अरे है ना, कितने से जीत रहा है, तो 50%। 50% मतलब 1/2 से जीत रहा है। और सवाल में बोल रहा है कि 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीता, तो 1805 के बराबर हो जाएगा। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे, मतलब एक्स का मान निकालना है, बस कहानी खत्म हो गई। देखिएगा 2 से काटेंगे 2 बार में, कहानी खत्म। 2 से कटेगा ये 10 बार में। तो अब समझिएगा, जब जाके गुना होगा तो ये तो 10 तो रहेगा ना, तो इसके अंतिम में 0 चाहिए, तो आंसर कौन सा होगा, डी, बस। लेकिन आप कहेंगे नहीं सर हमको आंसर दिखाइए, आजा मेरे राजा, चलो आते। देखो 19 से काटो, 19 से काटेंगे, 19 नमा 171 आएगा, 19 नमा 171 बचेगा ना, 19 बचे 95। अब x बराबर कितना आएगा, 95, ये 5 गुना में 5 और गुना में 10, गुना करिए, 25 का 5 हाथ में 2, 9 × 5 = 45 और 2 = 47, और जब 10 से गुना होगा तो 1 0, तो आंसर कितना आएगा, 4750 इस सवाल के सही उत्तर हो। आते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा यह एक बहुत आसान सा सवाल है, सर्ड साइन डाइसेस का, आप बना देंगे, तुरंत निपटा देंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे। अब 83 की पावर -6 है, 83 के पावर में -6 है, इसमें भाग लगा रहा है किससे, 83 के पावर में 16 से, और गुना में क्या होगा, 83 के पावर में -8। अरे है ना, जब ये दोनों गुना होगा तो 83 के पावर में कितना आएगा, 83 के पावर में -8 और -6 -14 होगा, बटे में 83 के पावर में 16 से जब भाग लगाएंगे तो ये ऊपर जाके घट जाएगा, तो 83 के पावर -14 और -16 कितना आएगा, -30। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। हाँ या ना, बोलो ना। आते हम अगला सवाल पर, त्रिकोणमिति का सवाल। बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं, आसान सवाल है। साइन थीटा बराबर 1/2 है। साइन थीटा 1/2 कब होता है, तो आपका जवाब होगा कि साइन थीटा 1/2 होता है साइन 30 के बराबर। कब होता है, साइन 30, मतलब थीटा बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री। अब ये सवाल बहुत ही आसान है, 13 अगुना में कॉसेक स्क्वायर 30, तो थीटा की जगह 30 रख देंगे और कॉट 30 और 15 मान घटा देंगे। भाई इतना तो हम मेहनत कर रहे हैं कि ये सवाल आपसे उम्मीद। देखना अगर जिनसे ये सवाल नहीं बने तो क्या करना, थीटा का मान 30 डिग्री और 30 डिग्री कॉसेक 30 देखना क्या होता है, कॉट 30 देखना क्या होता है, निकाल लेना। आगे हम बढ़ जाते हैं। देखिएगा नमन और अमर किसी निश्चित कार्य को 13 और 4 दिन में कर सकते हैं। नमन है और अमर है, नमन जो है 13 दिन में और अमर 4 दिन में करता है। एलसीएम कितना होगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52। नमन का क्षमता 4 होगा और इसका क्षमता 13 होगा। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। 2 दिन बाद उमर ने कार्य, उमर, अच्छा अमर नहीं, ये उमर है भाई मेरे, यहां से अमर नहीं है, क्या है, उमर है, ठीक है। उमर ने 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ा, तो दोनों 2 दिन में कितना करेगा, नमन प्लस में उमर 1 दिन में करेगा 4 और 13 17, तो 2 दिन में 17 दूना कितना काम करेगा, 34। पूरा काम था कितना, 52, 52 में से 34 हो गया तो बचा कितना, 18। 52 में से 34 हो गया तो बचा कितना, 18। नमन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, भाई नमन का क्षमता कितना है, 4, बचा कितना, 18, 4 से भाग लगा देंगे, 4 चौका 16 और 4 पचे 20, कितना होगा, 4.5 दिन। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाए। बेहद आसान टाइम एंड वर्क के लल्लू राम सवाल थे। आ जाते हैं अगला। एक समबाहुभुज के एक भुज, एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोणों का अनुपात 1:8 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या, ठीक है, क्लियर है। देखिएगा प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है, पहले बाह्य कोण जो होता है वो 360 बटे में n होता है। अरे हाँ है ना, अब बटे में प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है n-2 इंटू में 180 बटे में n होता है। और इसका जो अनुपात, ये देखिए ये क्या था, ये आपका बाह्य कोण था, एक बाह्य कोण, और ये क्या था, एक आंतरिक कोण था। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। बराबर कितना है, 1:8 दिया। देखिए बस काटा पीटी मचाएंगे, ये n से n कटेगा, 180 से 180 से 2 बार में, तो यहां से आएगा
क्रॉस गुना करेंगे तो 8 दूना 16 बराबर आएगा n-2। तो n का वैल्यू कितना आएगा 16 और 2 18। यही भुजा, n मतलब भुजाओं की संख्या होता है आंसर। समझ रहे बा? आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान जो होता है वो 360 बटे में n होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान जो होता है n-2 180 बटे में n होता है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में। किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2780 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात। 100% का मतलब होता है पूरा। अगर 2 है तो 2 का 100% निकालेंगे तो 2 ही आएगा, 5 है तो 5 का 100% निकालेंगे तो 5 ही आएगा। अरे है ना? अब बताइए, हम बोले कि किसी संख्या में 100% वृद्धि कर दी, इसका मतलब 200%। अरे है ना? तो ये 200% का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, करने पर 2780 हो जाता है, 2780 हो जाता है। तो संख्या मतलब 100%, मतलब 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसका आधा है, तो इसका भी क्या होगा, आधा। और बताइए ना 2780 का आधा कितना आएगा, 1390। 1390 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल को। हाँ या ना? आते हम अगले सवाल। 22 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अपना उत्तर दशमलव में 2 स्थान तक देंगे, अपना उत्तर दशमलव में 2 स्थान तक देंगे। चलिए देखते हैं। 22 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन निकालें। गोला का आयतन क्या होता है, तो आप बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर क्यूब होता है। अरे है ना? तो जस्ट बता दो मेरे भाई अब क्या आएगा, तो आप कहोगे कि 4/3 पाई का मान कितना आएगा 22/7, और ये आर है, यहाँ व्यास है, यहाँ क्या है, व्यास है। व्यास है तो आप क्या कहेंगे, व्यास है तो त्रिज्या कितना आएगा, आधा। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो 11/2 का क्या होगा, होल क्यूब। बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करना है, गुना भाग करना है। चलिए देखिएगा कुछ कटेगा क्या, चलो आ जाओ। 4/3 अगुना में 22/7 अगुना में 11/2 का होल क्यूब, तो 11/2 गुना में 11/2 अगुना में 11/2 होगा। जरा ध्यान से देखेंगे तो ये 2 दूना 4 से ये 4 खत्म होगा, 2 से ये 11 बार में खत्म है। तो 11 गुना में 11 121 11 गुना में 11 121 गुना में 121 बटे में 7 कितना आएगा 21। बस काटा पीटी मचा लेंगे और आंसर आ जाएगा। छोड़ दे क्या, बहुत लंबा समय हो गया, 21 सवाल, अभी 9 सवाल और कराने, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको कर लें। आ जाओ। 12,000 की राशि 3% प्रति माह की ब्याज दर से 12 महीने का साधारण ब्याज, 3% प्रति माह है, एक महीने में 3% ब्याज लेगा, तो 12 महीने में कितना लेगा, 12 महीने में कितना लेगा 36% ब्याज लेगा। अरे है ना, सीधे सीधे निकाल लो। 1200 का 36%, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 12 छक्का 72 का 2 हाथ में 7, 12 तिया 36 और 7 43, 432 ऑप्शन नंबर डी सवाल। नहीं समझे, समझो फिर से। 3% प्रति माह की ब्याज दर से, मतलब एक महीना में 3% लेगा, तो भाई 12 महीने में कितना लेगा, 12 तिया 36%, 1200 का 36%, निकाल दिए उत्तर। क्लियर है? आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। निम्नलिखित को सरल कीजिए। चलिए करते हैं, 2 से इसमें गुना कर दो, तो ये 4/2 है, तो 4/2 का क्या मतलब 2, 4/2 का क्या मतलब 2। अरे है ना, 4/2 का क्या मतलब है 2, 2 से गुना होगा तो 2 दूना 4, 4x² होगा, माइनस में 21 दूना कितना आएगा 42x होगा, प्लस में 15 दूना 30 होगा, यहां से माइनस 4x² होगा, माइनस में 20x होगा, प्लस में 60 होगा। बस कहानी खत्म। 4x² से 4x² कट जाएगा, माइनस 42x और माइनस 20x, तो माइनस का 62x, यहां से 30 और 60 90, तो प्लस का 90। आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। भाई इससे भी आसान सवाल, मैं तो इस सवाल देख के कुछ देर के लिए डर गया था कि सवाल कहां से इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े आ गए, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात। चलो मेरे भाई देखिए, मैं एक बात बताता हूं, मैं जब सवाल टाइप भी हम ही करते हैं, पीपीटी भी हम ही बनाते हैं, सब चीज हम ही करते हैं, सवाल तो इतना समय नहीं मिल पाता है कि अक्सर जितने भी सच्चाई है, जो भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो पहले एक बार सवालों को बना लेते हैं कि सवाल में कोई एरर ना हो। क्यों, इस बात को हम समझाते हैं कि हम जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो बीच में कॉन्फिडेंस कभी कभी डगमगा जाता है। इसका कारण क्या है कि अगर सवाल गलत है और हमसे नहीं बन रहा है तो एक डर जैसा होने लग जाता है,
समझ रहे हैं बात को ना, क्योंकि ये बात रिकॉर्ड हो रही है, समझे। और उस पर आप लोग मजाक बनाएंगे जम के कि परवीन सर को नहीं, तो हम सवाल नहीं देखते, सच बता रहे हैं, हम सवाल कभी नहीं बनाते हैं, इतना समय ही नहीं होता है कि मैं सवाल बनाऊं। हकीकत बात आपको मैंने बताया, 1% इसमें झूठ नहीं है। क्लियर है? आ जाओ। कुछ लोग कहेंगे सर अनुभव, भाई खाक अनुभव हो जाए, लाख अनुभव हो जाए, लेकिन पढ़ाने के लिए बहुत बहुत जरूरी चीज होता है। आप जानते होंगे, जो लोग पढ़ाते होंगे उनको ये बात सही में पता हो। आ जाओ। प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। पता होना चाहिए। पहले इसका कहानी समझ लो। देखो, अगर हम बोले कि प्रथम दो सम संख्या 2 और 4 है, दूगो सम संख्या, औसत कितना आएगा? 2 और 4 6 का आधा, 2 प्लस औसत में 2 और 4 बटे में 2 कितना आएगा? 3। 2 4 6 प्रथम 3 गो सम संख्या है, तो औसत निकालिए। 2 और 4 6 6 12, 12 बटे में 3 आए, कितना आएगा? 4। क्या पता चला? दूगो सम संख्या था तो औसत 3 आया, 3 गो सम संख्या था तो औसत कितना आया? 4 आया। मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है, प्रथम n सम संख्या का औसत जो होता है n+1 होता है। प्रथम 151 सम संख्या का औसत कितना होगा? 152। हम चाहते तो इसको डायरेक्ट भी समझा सकते थे कि प्रथम n सम संख्या का औसत n+1 होता। अब इतना छोटा बात हम नहीं बुलाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी किसी किसी सवाल से डर लग जाता है। समझ रहे बात में? जब सवाल लगेगा कि मुश्किल है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, दूगो क्रमागत है 210 है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बताइए। समझिएगा, क्रमागत है, इसको आप ऑप्शन से कर लीजिए, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा। देखिएगा 34 है और इसका क्रमागत अगला कौन होगा? 35। 34 गुना में 35 करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। कहिएगा सर ये कभी भी 210 नहीं होगा, क्योंकि ये 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है, तो गुना होगा तो 900 से ज्यादा होगा, मतलब पहला ऑप्शन नहीं हुआ। पहला ऑप्शन नहीं हुआ तो आंसर होगा क्या? पहला खत्म हो गया मेरे भाई। 7 का अगला नंबर 8, 8 7 56 नहीं हुआ। 15 का अगला नंबर 16, देखिएगा 15 गुना में 16, 16 5 80 का 0, हाथ में 8, 16 एकम 16, 16 एकम 16 और दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं गुणनफल दो, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सा? ठीक है, तो 16 और गुना में कितना आएगा? 16 गुना में, अच्छा ऐसा है ना, 16 एकम 16, 16 5 80, 16 एकम 16 8 24, 240, 240 होगा। लेकिन 240 नहीं, तो दो क्रमागत बड़ा है, तो यहाँ 15 है, तो 15 से एक छोटा भी हो सकता है। 15 गुना में 14, तो 15 गुना में 14 210 होगा। इन दोनों में बड़ा कौन है? तो आपका आंसर कौन सा होगा? 15 इस सवाल। अरे 15 14 से बाद आएगा, 14 और 14 गुना में 15, दूगो लगातार क्रमागत होगा ना। आते हैं अगला सवाल। यदि माता की आयु का 3 गुना उसके पुत्री की आयु के 5 गुना से 26 वर्ष अधिक है, पुत्री की आयु का 2 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर कितना? बहुत बेसिक सवाल है। देखिएगा, माता की आयु का 3 गुना, माता की आयु को x मान लीजिए और पुत्री की आयु को y मान लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो माता की आयु का 3 गुना तो 3x और पुत्री की आयु का 5 गुना तो 5y, 5 गुना से 26 वर्ष अधिक है, तो यहां से 3x बराबर कितना आएगा? 5y प्लस 26। पुत्री की आयु का 2 गुना, पुत्री की आयु का 2 गुना मतलब 2y जो है माता की आयु से 2 वर्ष कम है, माता की आयु से 2 वर्ष कम है, तो माता की आयु कितना? x से 2 वर्ष कम। बस अब हमको इसमें क्या करना है? हमको इसमें क्या करना है? अगर हाँ देखिए घटा ली, क्या करे क्या करे क्या करे ना करे, ठीक है चलिए। तो बोल रहा है कि माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर। अब आप बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको क्या करिए, x और y का मान निकालिए और अंतर निकाल लीजिए। छोड़ देते हैं HW में, HW में छोड़ते हैं, जरूर बनाइएगा, उम्मीद करते हैं। आ जाओ, 25 और 16 का मध्यानुपाती। हम लास्ट वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आप इस सवाल को देखे होंगे कि a और b का मध्यानुपाती √AB होता। अरे है ना, तो यहां से 25 गुना में 16 हो जाएगा, 25 का कितना आएगा? 5 और 16 का कितना आएगा? 4, तो 5 का कितना हो जाएगा? 20 इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे, 20 सवाल के सही। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल।
दो संख्याओं का HCF और LCM इतना इतना, यदि इनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या। ये बहुत फेमस सवाल है, बार बार पूछता है। कॉन्सेप्ट होता है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना में HCF, ये होता है। निकल जाएगा क्या? देखिएगा, पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ 82, दूसरी संख्या पूछ रहा है, LCM दिया हुआ है कितना 492 और HCF दिया हुआ है 2। कैलकुलेट करके उत्तर कमेंट में करना है, नहीं कीजिएगा तो आपका भाग जाएगी आपकी वाली। आ जाओ, किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचा जाता है तो 40% हानि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझना ध्यान से, हम इसका लॉजिक समझाते हैं, मजा ना आ जाए तो फिर कहना। बोला है कि जिस वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेच रहा था, तो वास्तविक विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य जो है, वास्तविक विक्रय मूल्य SP जो है 5 मान लो, तो बेचेगा कितना में 2 में, और 2 में बेच रहा है तो 24% की हानि हो रही है। 24% हानि मतलब 76% में बेच रहा है, अरे है ना। और सवाल में बोला है 2, यदि इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचा जाए, 88% पर बेचा जाए तो लाभ या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए देखिएगा, 2 में बेच रहा है, 2 में बेच रहा है तो 76% आ रहा है, मतलब 24% हानि हो रहा है। 100% का वैल्यू निकाल लोगे क्या? तो बोलोगे 2/76 गुना में कितना आएगा 100, यही होगा। ये आपका क्रय मूल्य निकल गया। और बोल रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य 5 था और इसके कितना में बेचा जाए 88% में, 88% में बेचा जाए तो आप बताइए क्या होगा? बस कहानी खत्म, काटा पीटी मचाएंगे, रेशियो लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा। देखिएगा कटेगा क्या, काटिए ना, 2 से कटेगा कितनी बार में? ये 44 बार में। 2 से कटेगा कितनी बार में? 44 बार में। और कुछ कटेगा क्या? 4 से कटेगा ये 11 बार में, और 4 से कटेगा ये कितनी बार में? 25 बार में। अरे होगा, 5 से कटेगा ये 25 बार में, तो 25 गुना में 25 कितना आएगा? 625। रेशियो 11 गुना में 76, 76 गुना में 11। अब देखिए ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया। लाभ और हानि प्रतिशत निकाल सकते, निकल जाएगा। अरे हाँ या ना बोल दो ना, मान ले, मान लीजिए। आ जाओ अगला सवाल। एक उत्पाद को 15% छूट के बाद इतना बेचा जाता, मूल अंकित मूल्य। देखिए अंकित मूल्य x मान लीजिए, 15% छूट में बेचा तो 85% में बेचा, और सवाल में बोला है कि 3400 में बेचा। इससे तो आसान कोई सवाल ही नहीं हो सकता। 17 दूना 17 पचे 50, 17 पचे 85, 17 दूना 34, ये 200 आएगा। 2 से कटेगा ये 5 से कटेगा 40 बार में, तो x का मान कितना आएगा? 40 गुना में 100, तो 4000 इस सवाल का उत्तर हो। क्या कैसा लगा आप जरूर एक बार कमेंट करिए। क्लियर है? अच्छा लगा तो आप बोलिए हाँ सर मजा आ गया, बुरा लगा उसको भी बोल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। हम आपको मोबाइल में घुस के थोड़े कुछ कहने जा रहे हैं, या आपके घर पहुंचने वाले थोड़े बार। अगर कहीं भी कोई सुझाव की आवश्यकता है तो आप कमेंट में जोड़ दीजिए। क्लियर है? जिससे हम अगले वीडियो में उसको अच्छे करके लेके आए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।